हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में भी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा उसको एक्सप्लेन करके। ठीक है, जो भी ओपी गुप्ता के ऑब्जेक्टिव बुक है उस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे बार का एग्जाम हो, इसरो का एग्जाम हो, ठीक है, एचपीसीएल हो, आईओसीएल हो, बीपीसीएल हो, ठीक है, किसी भी केमिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन फ्रिक्शनल फ्लूइड फ्लो द क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आपको देख के याद आ रही होगी, जो आप लोग बर्नौली थ्योरम प्रूव करते हैं वही है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और ये क्या है, स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तीनों एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है कि ये तीनों मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम ले लें इस एनर्जी को, इस पॉइंट पे ले लें और इस एनर्जी पे ले लें, इसको 1 माने, इसको 2 माने, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इन तीनों एनर्जी का जो भी सम होगा, योगफल होगा, ठीक है, वही यहाँ भी होगा। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, हो सकता हो इस पॉइंट पे ये वाली एनर्जी कम हो, ये ज़्यादा हो, ठीक है, ये वाली कम हो, ये ज़्यादा हो, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन तीनों का जो सम होगा ना, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। बर्नौली थ्योरम यही कहता है। ठीक है, आपको रटना नहीं है, उसको समझना है। ठीक है, तो कह रहा इन फ्रिक्शनल फ्लूइड फ्लो, सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे यही दिया है, इन फ्रिक्शनल फ्लूइड फ्लो। जब हम लोग बर्नौली थ्योरम प्रूव करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि फ्लूइड में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है, तो वो जो हम लोग प्रूव करते हैं बर्नौली थ्योरम, वो एक आइडियल केस होता है। ठीक है, आइडियल केस होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए होता है और पोटेंशियल फ्लो होता है उसमें। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये टर्म्स है, प्रेशर एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी और ये स्टैटिक एनर्जी, ये इसमें कोई भी टर्म्स फ्रिक्शन का इसमें ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी फ्लूइड यहाँ से चलेगा, ठीक है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें लॉसेज होंगे, उसकी एनर्जी थोड़ी लॉस होगी। क्यों होगी? क्योंकि चूंकि फ्लूइड में भी फ्रिक्शन होता है और ये जो पाइप है, पाइप का जो सरफेस है उसमें भी फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में उसमें एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे होता है। आइडियल केस में हम मान के चलते हैं कि कोई लॉस नहीं होता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, क्या द क्वांटिटी, मतलब इस क्वांटिटी का क्या होता है, कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, मतलब पूरे स्ट्रीम लाइन के ये अलोंग में, मतलब पूरे स्ट्रीम लाइन में कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। नॉट कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, कांस्टेंट तो नहीं रहता है। ठीक है, ये तो गलत है, ये संभावना है इसका सही होने का, लेकिन आगे हम विकल्प देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये तो सरासर गलत है, इंक्रीज नहीं होता है, घटता है। नॉन आर्बिट तो नहीं होगा, तो ये वाला जो सबसे सुटेबल आंसर आपका बी सही है कि नॉट कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन, मतलब कि स्ट्रीम लाइन के अलोंग ये क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपका कोई और क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, ठीक है, जिसमें आपको कम दिया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, डिक्रीज इन द इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो हो सकता हो कोई और क्वेश्चन बना दे तो उसमें देते हैं डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो उस क्वेश्चन को आप लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सही टिक मारेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, द हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। ठीक है, तो सडन एक्सपेंशन मतलब क्या, कि सब कुछ करिए, आपके पास कोई पाइप है, पतली पाइप है, और इसका साइज अचानक से बढ़ जा रहा है। आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी मिलेगा आपको, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ऐसे कोई पतली पाइप है, ठीक है, और इसमें पानी या कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, और क्या हुआ, इसका अचानक से साइज बढ़ गया है, तो जो पतली वाली पाइप है इसमें पानी पूरा भर के जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे पहुंचेगा, इस कोर पे, इस किनारे पे पहुंचेगा, तो अब क्या करेगा, इस जो मोटी वाली पाइप है इसको भरना चाहेगा, तो इस तरीके से कुछ जाके यहाँ पे, इस तरीके से जाके फिर यहाँ जाके भरेगा। ठीक है, ऐसे होके फ्लो यहाँ पे जाके ऐसे भर जाता है पूरा फ्लो। ठीक है, फिर इसमें फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा हेड लॉस होता है, प्रेशर लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडी फॉर्मेशन होता है,
भंवर टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये लॉस होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेमिनार के कंडीशन में तो थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो बहुत ज़्यादा ये लॉस होता है, ठीक है। तो इसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा फार्मूला किसके अकॉर्डिंग हेड लॉस होता है, ठीक है। तो आपके के गवाने में भी फार्मूला दिया हुआ है इसका। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर तो बी है, लेकिन ये कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला जो होता है, ये जो V1 V2 दिए हुए हैं, V1 क्या है, ये पतली वाली पाइप का वेलोसिटी है, और ये V2 जो है मोटी वाले पाइप में एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो जो इसका हेड लॉस का फार्मूला होता है, मैं इसमें प्रूफ नहीं करूंगा, बस आपको बताऊंगा। यहाँ पे के कांस्टेंट हो जाता है, और ये V स्क्वायर बाई V1 यहाँ पे है बाई 2G, ये इसका फार्मूला होता है, मेन फार्मूला ये होता है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे तो V1 दिया है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो K है ना, K का मान जो होता है वो होता है 1 माइनस A1 बट्टे A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2, ठीक है। तो A1 बाई A2 का हम मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, A1 बाई A2 का यहाँ से मान निकालेंगे तो आएगा क्या, V2 बटा V1, ठीक है। तो इनके जगह पे V2 बट्टे V1 रखेंगे ना, तो आपका फिर ये वाला चीज आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसी से भी निकाल सकते हैं, इस वाले चीज से आप निकालेंगे ना, तो आप V1 बाहर निकाल लेंगे, तो आपका V2 बट्टे V1 इसके अंदर बचेगा। ये पूरे स्क्वायर से आप, अगर इस पूरे स्क्वायर से आप V2 बाहर निकालते हैं, माफ कीजिएगा V1 बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो बाहर V1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अंदर आपका हो जाएगा 1 माइनस V2 अपान V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो V2 अपान V1 की जगह पे आप लिख सकते हैं A1 बाई A2, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा। और ये पूरा चीज क्या है, K के कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये वाला जो फॉर्मूला आपका है यही सही आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से सडेन कॉन्ट्रैक्शन का भी होगा फार्मूला, उसका भी देख लेंगे, देखते हैं क्वेश्चन आगे है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी हेड के। इसका भी सेम फार्मूला वैसे ही होता है। सडन कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि कोई मोटी पाइप होगी, ठीक है, और इसका जाके अचानक से क्या है, यहाँ पे पतली पाइप हो गई होगी, ठीक है। थोड़ा फिगर और बड़ा बनाना चाहिए था। सपोज करिए कोई मोटी पाइप है, और यहाँ पे जाके इस तरीके से, अब इसमें चूंकि पूरा पानी फ्लो भर के जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या, जब इस कोर पे आएगा तो यहाँ पे ऐसे होके आता है, और फिर जाके ऐसे जाके फिर सीधा होता है, ठीक है। ये इधर से निकलेगा फ्लो इसका, यहाँ से निकलेगा ऐसे जाके, फिर यहाँ पे जाके नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे जाके आपकी इसकी वेलोसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और एरिया सबसे कम होता है, इसी पॉइंट से क्या होता है ना, ये फिर से एक्सपेंड होने लगता है, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ से इसके जो पहले वाला पोर्शन होता है, इसमें हेड लॉस जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन जो यहाँ से ये वाला पार्ट है ना, ये जो इस पॉइंट के इस बाद वाला, चूंकि अब यहाँ से एक्सपेंड हो रहा है, तो जो हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे ना, तो सेम यहाँ से हम कंसीडर करेंगे कि ये वो ऐसे ही बिहेव करेगा। वहां पे क्या था, पहले पतला था फिर बढ़ रहा था, ठीक है। तो इस वाले चीज को समझने के लिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम एडी फॉर्मेशन होता है, इस वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा एडी फॉर्मेशन होता है। तो इसी वाले पोर्शन को हम लोग कंसीडर करके फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका उसी टाइप का फॉर्मूला आता है, इसका भी आप वैसे ही निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे सी लिख देंगे, और के ऐसे भी आता है, इसका भी आता है V स्क्वायर बाई 2G करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो V है ना, ये जो V आता है वो इस पतली वाली पाइप का है। यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा, नॉर्मल होने के बाद जो वेलोसिटी होगा ना, उस वेलोसिटी को यहाँ पे V लिखा गया है, ठीक है। तो इस पूरे टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी हेड कहते हैं, ठीक है। जो आप बर्नौली थ्योरम पढ़े हैं, वहाँ पे भी अब वेलोसिटी हेड आता है, प्रेशर हेड आता है, ठीक है। तो वही वाला है, देखेंगे आप वहाँ पे ये वाला टर्म्स आता है, तो वहाँ पे वेलोसिटी हेड कहते हैं, तो इसलिए यहाँ भी इसको वेलोसिटी हेड बोलेंगे। तो वही कह रहा है, द हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। तो ना वेलोसिटी के तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। टर्बुलेंस नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नन ऑफ तो है नहीं, वेलोसिटी हेड दिया हुआ, तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑफ लेमिनार फ्लो, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए जैसे क्या होता है, इसका मान तो होता है 1.33 फॉर लेमिनार फ्लो के लिए, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है 1.2। ठीक है, तो या तो आप इसको सही मार दें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो किताब है उसमें दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है, एक और किताब है उसमें दिया है 1.66, तो ये तो सरासर गलत है। लेकिन नन ऑफ दिस जो है ये इस बेस पे आप सही मान सकते हैं कि ये 1.3 दिया है, जबकि होता है 1.33। ठीक है, 4/3 इसका मान आता है। ठीक है, तो आप नन ऑफ दिस भी मान सकते हैं सही, और चाहे अगर मोटी मोटा लेना है, आपको रफली लेना है, तो 1.3 भी मार सकते हैं सही। ठीक है, तो गलत कोई नहीं है, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि जिस आप एग्जाम को दे रहे हैं उसमें आप किसको सही माना जा रहा है। ठीक है, तो अगर मेरी बात अगर पूछेंगे तो मैं किसको सही मारूंगा, ये जो है आंसर है, ये इसको मैं सही मार दूंगा। ठीक है, नन ऑफ दिस को नहीं मारूंगा, 1.3 को मैं सही मारूंगा। ठीक है, आप चाहे तो नन ऑफ दिस भी मार सकते हैं, 1.3 दोनों में से किसी को मार सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होता है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा से इसको डोनेट करते हैं, और जो होता है ये मोमेंटम, मैं बोल दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, टाइम लग रहा है। ठीक है, मोमेंटम पर सेकेंड फॉर एक्चुअल वेलोसिटी बटे मोमेंटम पर सेकेंड फॉर एवरेज वेलोसिटी, जो इन दोनों का अनुपात होता है ना, वही क्या होता है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे जब आप इस चीज को लेके चलते हैं ना, तो इसमें वाले पूरा फ्लो हो रहा है, तो आपको पता होगा, आप पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है सेंटर में होती है, और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इस वॉल की तरफ जाते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। अब वो कैसे कम होती है, उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फंक्शन होता है, पैराबोला का फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से उसका वो बनता है, डायग्राम जो बनता है इस तरीके से बनता है कुछ। ठीक है, तो ये सेंटर में मैक्सिमम होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम जब फार्मूला डिराइव करते हैं, बर्नौली थ्योरम अगर आप प्रूव करते हैं, तो वहां पे हम मान के चलते हैं कि पोटेंशियल फ्लो है, मतलब कि जो यहाँ पे फ्लो है वही यहाँ पे भी फ्लो होगा, यही यहाँ पे फ्लो होगा, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, समान फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। तो आपको बता दिया, आप चाहे ये सही करें चाहे ये सही करें, दोनों सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लेमिनार के लिए ये होता है, और टर्बुलेंट के लिए ये होता है। ठीक है, एक से थोड़ा सा ज्यादा। तो अगला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमिनार फ्लो। ठीक है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो के लिए कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो डी है, 2 होता है। किसी किसी किताब में 1.6 दिया है, जो कि गलत है। तो आंसर 2 है, लेमिनार फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 2 होता है, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपको जहाँ लेमिनार के लिए पूछे तो 2 मारेंगे, टिक करेंगे, और टर्बुलेंट के लिए पूछे तो 1 टिक करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान देना कि दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, ठीक है, वो लेमिनार के लिए कितना होता है, 1.33, यानी कि 4/3, और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसके लिए 1.2 के अराउंड होता है, 1 से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, कहीं कहीं 1.1 भी आपको लिखा मिल सकता है, लेकिन आप 1.2 मान के चलेंगे। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बर्नौली थ्योरम पे जाते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या होता है, P1/ρ डेंसिटी है, और ये हाफ v², ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, g, और यहाँ पे h होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, आप चाहें तो रो को गुणा भी कर देंगे, तो हाफ ρv² हो जाएगा, और यहाँ पे ρgh हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, चूंकि जो इसमें हम मान के चलते हैं, जो ये फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं, तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि जो फ्लो है पोटेंशियल फ्लो है। पोटेंशियल फ्लो का मतलब कि जो वेलोसिटी इसके सेंटर में होगी पाइप के, वही वेलोसिटी आपका यहाँ भी होगा और सरफेस पे भी होगा, और पूरे इस पूरे क्रॉस सेक्शन में कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लें, तो उस पूरे क्रॉस सेक्शन पे जो वेलोसिटी होगा वो एक समान होगा, जो कि क्या होगा, v होगा। ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है,
लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी क्या होता है, सेंटर में ज़्यादा होता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको मोमेंटम करेक्शन फैक्टर में, सेम चीज़ वही यहाँ भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है, सेंटर में होता है, इसके क्रॉस सेक्शन के जो भी इसका रेडियस होगा, क्रॉस सेक्शन होगा उसके सेंटर में। और सबसे कम मतलब जीरो यहाँ पे इसका जो सरफेस होगा वॉल का भीतर, वहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। ये आपका पैराबोला के शेप में इसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोला के शेप में होता है, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो बर्नौली थ्योरम है उसको हम पोटेंशियल फ्लो नहीं, अगर हम रियल फ्लो मान के चलें, ठीक है, कि उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे हम रेडियस उसकी तरफ हम जा रहे हैं, उसके सरफेस की तरफ जा रहे हैं, उसको हम कंसीडर करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक जो आपका काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन है, ठीक है, यही वाला है। बाकी तो आपका ये तो स्टैटिक एनर्जी है, ये तो प्रेशर एनर्जी है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो आपका ये वाला, इसका मतलब जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वी कौन सा वी है यहाँ पे, वो वाला वी है जो पोटेंशियल फ्लो मान के हम चल रहे थे, मतलब कि जो भी वेलोसिटी होगा इस क्रॉस सेक्शन पे सब में समान होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक्चुअल में मान के चलेंगे कि एक्चुअल में वेलोसिटी जब चेंज हो रही है उसको कंसीडर करके चलेंगे, लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे v जो होगा वो कुछ और होगा, v से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि उसका जो कांस्टेंट है वो कितना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फैक्टर ऐड करते हैं अल्फा, ठीक है। और इधर भी क्या करेंगे, जब हम इसका दूसरा टर्म लिखेंगे यहाँ पे P2 बाई रो और ये हाफ, तो यहाँ पे अल्फा 2 कर देंगे। और ये क्या करेंगे, यहाँ पे V1 मान लें इसको, यहाँ पे इसको V2 मान लें स्क्वायर प्लस जी, और यहाँ पे इसको H2 मान लें, इसको H1 मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 जो होते हैं यही काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, जो कि उस वेलोसिटी जो भी उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी उसको सही करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये जो होता है लेमिनार फ्लो के लिए होता है 2 होता है, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होता है 1 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, भूलेगा नहीं अब, ठीक है। और थोड़ा आप, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, आप मेरे भरोसे ही रहिए, थोड़ा आप भी किताब पढ़ते रहिए तो आपको भी थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा मैं हेल्प कर दे रहा हूँ आपको, और थोड़ा आप भी किताब पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर ऑफ पाइप फ्लो इज। तो इसमें क्या है, नॉन ऑफ दीज आप आंसर लगाएंगे, कोई नहीं है इसमें सही, ठीक है। 1300, यहाँ पे 10,000, 1,00,000, सब गलत है, ठीक है। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर जो होता है, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर होता है, और एक क्या होता है हायर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर होता है, ठीक है। तो लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर वो होता है कि उस रेनॉल्ड नंबर तक या उससे नीचे जो फ्लो होगा वो क्या होगा, लेमिनार फ्लो होगा, ठीक है। वो क्या होता है, लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। तो वो होता है 2000, किसी किसी किताब में आपको 2100 भी मिलेगा, ठीक है। तो आपके विकल्प पे डिपेंड करता है, जो भी विकल्प में दिया हुआ वो मारिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों में बहुत फर्क रहेगा, कोई 2100 दे देगा तो कोई आपका 10,000 दे देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन सही दिया होगा तो, ठीक है। तो ये तो हो गया लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर। और जो हायर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर होता है वो 4000 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि 4000 से और इससे ऊपर जो फ्लो होगा वो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। तो और जो बीच का पोर्शन होगा 2000 से 4000 के बीच का, उसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, ठीक है। इस बीच में अगर रेनॉल्ड नंबर होगा तो वो ट्रांजिशन जोन कहलाता है। उसमें क्या है कि वो लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में, टर्बुलेंट फ्लो से लेमिनार फ्लो में वो चेंज होता रहता है, ठीक है। कोई शार्प इसकी बाउंड्री नहीं है कि एकदम हाँ हम बोल देंगे कि हाँ यहाँ से हाँ एकदम ये होता ही है, ठीक है, इस बीच में, इसलिए इसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है शियर स्ट्रेस इन ए फ्लूइड फ्लोइंग इन ए राउंड पाइप, ठीक है, varies parabolically across the cross section, remain constant over the cross section। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर आपको आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज करिए कोई ऐसे पाइप है, ठीक है, ये कोई पाइप है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, शियर स्ट्रेस इन ए फ्लूइड फ्लोइंग, इसमें कोई
फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम, ठीक है, इन राउंड पाइप। तो कह रहा है जो शियर स्ट्रेस है वो किस हिसाब से चेंज होता है। आपको पता है जो शियर स्ट्रेस होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगता है, वॉल पे लगता है। और जैसे जैसे क्या होता है हम वॉल से इस फ्लूइड के या सेंटर में जाते हैं शियर स्ट्रेस कम होने लगता है, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ देखेंगे, किताब में भी दिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है और जैसे जैसे आप इस मध्य से ऐसे बढ़ते जाएंगे इधर की तरफ तो शियर स्ट्रेस बढ़ता जाता है, मतलब कि ये लीनियर होता है, ठीक है। एक तो पहली बात तो इससे स्पष्ट हुआ ये कि ये कांस्टेंट नहीं होता है, और दूसरा ये जो सीधी लाइन है तो इसका मतलब लीनियर होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब कौन सा सही है इसमें देखते हैं हम लोग। वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, पैराबोला के हिसाब से चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका जो एक फार्मूला होता है आप पढ़े होंगे, टी डब्ल्यू बाई आर डब्ल्यू बराबर टी बाई आर, ठीक है। टी डब्ल्यू क्या है, वॉल पे शियर स्ट्रेस, आर डब्ल्यू क्या है, इसका पूरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक का आर डब्ल्यू है, और टाउ क्या है कि किसी पर्टिकुलर लोकल शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं, और आर क्या है कोई लोकल रेडियस है। लोकल रेडियस मतलब कि आर चेंज होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लें तो वहां तक आर हो जाएगा, मतलब आर जो वेरी कर रहा है आर वो है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो हम टाउ को यहाँ से मान निकालें तो टाउ डब्ल्यू बाई आर डब्ल्यू, और यहाँ पे ये क्या है आर है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि टाउ प्रपोर्शनल आर, मतलब जो टाउ का शियर स्ट्रेस का मान है वो आर के हिसाब से चेंज होता है, आर के प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए सीधी लाइन प्राप्त होती है, ठीक है। तो रिमेन कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, ये भी गलत है आपका, पहला गलत, दूसरा गलत। इज जीरो एट सेंटर एंड वेरीज लिनियरली विद द रेडियस, ठीक है, जो हम खोज रहे थे वही है। आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, अगर आर का मान आप जीरो कर दें मतलब एकदम सेंटर पे, तो ये पूरा टाउ का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इज जीरो एट सेंटर एंड वेरीज लिनियरली विद रेडियस, ठीक है, यही आंसर सही है, बाकी आपको देखना नहीं है। आप देख सकते हैं इज जीरो एट वॉल एंड इंक्रीजेज लिनियरली टू द सेंटर, ये गलत है ये भी, तो आंसर आपका सी सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्चार्ज इन लेमिनार फ्लो थ्रू ए पाइप वेरीज, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे विकल्प तो आपको एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इनवर्सली एज द प्रेशर ड्रॉप, इनवर्सली एज द विस्कोसिटी, एज द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर ये सही है। डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज कहने का मतलब इसका कि फ्लो रेट, क्यू, क्यू का इसका फार्मूला क्या होता है, ए इंटू वी, वी क्या वेलोसिटी, ए क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ए को आप चेंज करेंगे तो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है, और ये वी है। तो यहां से देखेंगे क्यू का जो क्यू प्रपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के, तो वही कह रहा है एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है। लेकिन जब ये आर के होगा तो ये डायमीटर के भी होगा, क्योंकि आर जो फंक्शन है वो डायमीटर है, रेडियस तो वो क्या है, आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका डी भी सही है, ठीक है। पता नहीं क्यों इसमें दो विकल्प सही दिया हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें दोनों सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर ए गिवन रेनॉल्ड नंबर इन ए hydraulically smooth pipe, further smoothing the friction factor brings about no further reduction of increases decreases none of this। इसको क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई रेनॉल्ड नंबर है उसको हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए 2000 मान लीजिए, या कुछ भी 4000 मान लीजिए, या 5000 मान लीजिए, 5000 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। फॉर ए गिवन रियल नंबर इन ए हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप, हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप क्या होता है, सपोज करिए आपके पास कोई पाइप है, ठीक है। अब ये रफ पाइप है, मतलब कि ये इसका जो अंदर का पार्ट है थोड़ा रफ है, ठीक है। तो किसी रेनॉल्ड नंबर के लिए मान लीजिए 5000 रेनॉल्ड नंबर लिए हैं, तो इस रेनॉल्ड नंबर के लिए इसका जो फ्रिक्शन फैक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो अंदर का सरफेस है वो रफ है, ठीक है। तो फ्लूइड को ज्यादा वो अवरोध करेगा, रोकेगा, ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम, इस पाइप को हम लोग स्मूथ करते जाएंगे, स्मूथ करते जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद जो होता है
फ्रिक्शन फैक्टर का मान लीजिए स्मूथ करते गए तो जैसे जैसे इसको स्मूथ करते जाएंगे तो फ्रिक्शन फैक्टर का मान क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम आएगा आएगा कि फ्रिक्शन फैक्टर का मान आप उससे कम नहीं कर सकते, चाहे आप उसको कितना हो स्मूथ कर दें, ठीक है। तो वो जो कंडीशन आती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप। तो ये पहले से ही मान के चल रहा है कि फॉर ए गिवन रेनॉल्ड नंबर इन ए हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप फर्दर स्मूथनिंग, मतलब वही कह रहा हूँ, जो रफनेस है उसको और कम कर रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा फ्रिक्शन फैक्टर में। सेम परिभाषा जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है। तो ब्रिंग्स अबाउट नो फर्दर रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर, मतलब कि अब उसका हम फर्दर स्मूथनिंग कर रहे हैं, मतलब कि हमारे पास हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप है, ठीक है, उसको हम और स्मूथ कर रहे हैं, तो उसके फ्रिक्शन फैक्टर में कोई रिडक्शन नहीं होगा, कमी नहीं होगा। तो यही आपका आंसर सही है, बाकी आपके आंसर गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर फॉर ए फ्लो ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर 2 सेंटीमीटर डाया एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज अराउंड। पूछ रहा है कि ये डेटा दिया है आपके पास कि जो डाया है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो कह रहा है रेनॉल्ड नंबर का एनआरई का मान क्या होगा। तो एनआरई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रो हो गया और वी हो गया, डी हो गया और यहाँ पे म्यू हो गया, ठीक है। तो सारे मात्रक क्या सीजीएस में है, ठीक है। तो सीजीएस में जो डेंसिटी होता है वाटर के वो 1 होता है, ये नारी सीजीएस मात्रक में वाटर की डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम ये होता है, ठीक है। तो 1 लिख देंगे, वेलोसिटी 5 दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और गुणे डी का मान 2 सेंटीमीटर दिया है 2 लिख देंगे, ठीक है। और म्यू का मान जो होता है 0.01 पॉइंट होता है, ठीक है। विस्कोसिटी का मान जो होता है 0.01 पॉइंट होता है सीजीएस पद्धति में, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाए, 1000 आपका आंसर आएगा। 5 गुना 10 और 10 में आपका 0.01 से भाग देंगे तो 1000 आएगा। तो इसलिए आपका आंसर डी सही है, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल है। अब हम लोग आगे देखते हैं।